सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर के आए आप सभी के लिए यूपी टेट 2018 पेपर फर्स्ट उत्तर प्रदेश टेट प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, जो कि आपका जो पेपर आया था वो 18 नवंबर को आया था। ठीक है, 18 नवंबर 2018 को आया था ये पेपर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसका मैं एक पार्ट आप सभी के लिए लेकर के, हालांकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, यहाँ पर एक पार्ट आपके लिए लेकर के आया हूँ, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसके में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और यहाँ पर अपना देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। इसका आंसर भी आपको दिख गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। एल्गोरिदम या फिर मानसिक वृत्ति या स्वतः शोषण या प्रकार्यात्मक स्थिरता। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी। तो यहाँ पर सभी को पता है यार कौन सा राइट आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 स्वतः शोध हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है ना साथियों। स्वतः शोध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं फटाफट अंदाज में दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है। रॉस ने, एबिंगहॉस ने, स्किनर ने या फिर एम.एल. बिगी ने। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। ये क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो आपका है ये कोर्ट में भी गया था 2018 वाले टेट की परीक्षा में, क्योंकि यहाँ पर ये चारों ऑप्शन में से कोई भी हमारा ऑप्शन सही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सीखने के वक्र का अभ्यास द्वारा सीखने की जो मात्रा होती है वो गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन बिल गेट्स ने कहा था। किसने कहा था साथियों, यह कथन जो था वो बिल गेट्स ने कहा था और उनके अन्य ने भी कहा था, लेकिन यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है बिल गेट्स से संबंधित। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल गेट्स हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन जो है वो गलत हैं, ठीक है ना। ये जो लाइन कही थी किसने कही थी, बिल गेट्स ने कही थी। मैंने यहाँ पीडीएफ में इंक्लूड भी कर दिया, यानी यहाँ पर पीडीएफ में मैंने इंक्लूड भी कर दिया। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, जब आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड की जाएगी तब आपको याद आ जाएगा हाँ भाई बिल गेट्स ही थे, ठीक है। गलत ऑप्शन देने से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा था रटाई के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, बिल्कुल जल्दी से बता देंगे। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम या तत्परता का नियम। तो भाई यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। देखिए E.L. थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 मुख्य नियम तथा 5 गौण नियम दिए। कौन कौन से दिए हैं, मुख्य नियम इन्होंने 3 दिए हैं। किसने किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने, ठीक है। और इसी थॉर्नडाइक के अनुसार अगर हम 3 नियमों की बात कर लेते हैं तो पहला आपका हो जाता है अभ्यास का नियम, दूसरा हो जाता है प्रभाव का नियम, तीसरा हो जाता है तत्परता का नियम, ठीक है। 3 प्रभाव, इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे और जो गौण नियम बताए थे वो 5 बताए थे। कौन कौन से, बहु अनुक्रिया का नियम बताया था इन्होंने, मनोवृत्ति का बताया था, आंशिक क्रिया का नियम बताया था, सहदृश्यता का बताया था और सहचार्यात्मक रूपांतरण का नियम बताया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी वाला कौन सा, ये जो गौण नियम है इनके, ठीक है ना, गौण नियम, ये जो सहचरता स्थानांतरण का नियम है ये गौण नियम में शामिल है, ठीक है ना, गौण नियम में शामिल है, प्राथमिक नियम में ये नहीं शामिल है। ओके चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं फटाफट अंदाज में। आगे बात करते हैं। 4th नंबर दिया गया है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है, व्यवहार के, चिंतन पे, तर्क पे या अभिप्रेरणा के। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी फटाफट अंदाज में बता देंगे भाई। वाह भैया बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। तो भाई देखिए यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर जितने भी साथी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है ना, तो ये किस पे बल देता है, ये बेसिकली जो बल देता है वो किस पे देता है, ये देता है साथियों व्यवहार पे, ठीक है। किस पे देता है, व्यवहार पे बल देता है। ऑप्शन नंबर किसके सेट चला जाएगा, एक मिनट, जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, व्यवहार पर ही देता है अनुकूलित, ठीक है। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है,
जल्दी से बता देंगे, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, क्रिया प्रसूद अनुबंधन का जो दूसरा नाम है वो नैमित्तिक अनुबंधन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे प्रश्न की बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत का स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, या अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। तो भाई जल्दी से बता दो सभी साथी बता दो भाई, सभी साथी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी साथी जा रहे हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो जाएगा हमारा, हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। यहीं पर अगर बात करते हैं कि योकम एवं सिम्पसन के अनुसार सीखने के सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है, कौन कौन सी? अब इन्हीं विशेषताएं कौन कौन, जिसमें से ये उठाया गया है, इन्हीं विशेषताएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है अभिवृत्ति, ग्रोथ जो आती है, अधिगम, समायोजन भी इसी के अंतर्गत आता है, लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया भी आती है इसमें, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी आते हैं, और विवेकपूर्ण व सृजनशील भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों आते हैं, अधिगम अनुभवों का संगठन और अधिगम क्रियाशीलता आती है, यानी 5, 3, 8 आते हैं आपके इसमें विशेषताएं। ठीक है, चले भाई आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की, कोहलर यह सिद्ध करना, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था या फिर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सीखना, चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, ज्ञानात्मक शंकाएं हैं, संकार्य है। जल्दी से बता देंगे सभी साथी भाई। देखिए 7 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, 7 नंबर का वो हमारा हो जाएगा क्या? संज्ञानात्मक संकार्य हो जाएगा, संज्ञानात्मक संकार्य। ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ये हम लोग देखेंगे कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों को शब्दों के मध्य सहचर्य से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से सभी साथी बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 8 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 8 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? वो किया जाना चाहिए अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचर्य से। ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। जितने भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साइड, उन सभी का भाई बिल्कुल 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 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते, किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं या होते हैं। तो जल्दी से बता देंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। केवल विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य और विशिष्ट छात्र, या फिर बात करते हैं केवल सामान्य छात्रों की, या फिर बहुभाषी व प्रतिभाशाली छात्र की। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा जितने भी साथी हमारे जा रहे हैं भाई, जितने भी साथी हमारे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बिल्कुल सामान्य और विशिष्ट छात्र हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सामान्य और विशिष्ट छात्र, यानी कि कहने का मतलब है सामान्य और विशेष छात्र। ऑप्शन नंबर ए के सेट चला जाएगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। आगे प्रश्न की 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? पठन दोष, गणना दोष, नीरसता संबंधी दोष, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई अधोलिखित में जल्दी से बताना है सभी साथी को। देखिए क्या होता है यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणना दोष। ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। किसके साइड चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गणना दोष, यानी गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को परिभाषित करता है गणना दोष। गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को जो परिभाषित करता है वो कौन करता है? गणना दोष करता है। और गणना दोष से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? पता होगा आप सभी को, क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहते हैं, डिस्कैलकुलिया कहते हैं इसको। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है।
समावेशी सफलता के लिए आवश्यक है अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, क्षमता निर्माण का अभाव या संवेदनशीलता। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखिए बात करते हैं यहाँ पर समावेशी की सफलता के लिए जो संवेदनशीलता अत्यंत क्या होती है, आवश्यक होती है। संवेदनशीलता होती है अत्यंत आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती है, संवेदनशीलता। और यह संवेदनशीलता क्या होती है, समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक व अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए, ताकि विशिष्ट आवश्यकता के लिए जो बच्चे हैं वो समाज के अन्य सदस्यों को अलग ना समझे। ठीक है ना, बच्चे जो हैं अलग अलग ना समझे अपने समाज को, और समाज में अपने आप को समायोजित भी करें। ठीक है, ये होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न की 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ठीक है, दैहिक, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक या संवेदी। तो भाई यहाँ पर निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, तो संवेदी संवेग का तत्व नहीं है। क्या है, संवेदी जो है वो संवेग का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। और हाँ साथियों, जो भी साथी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। सर्च करना होगा आपको, टेलीग्राम प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा। देन आपको उस पर आईडी बनानी होगी, और आईडी बनाने के बाद आप यहाँ पर सर्च बार में जाएंगे, सर्च करेंगे हाईफा स्टडी 94, वहाँ पर आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और देन जैसे ही आप चैनल को ज्वाइन करते हो वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड होना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल भी फ्री। ठीक है ना, बिल्कुल भी फ्री। चलिए भाई आगे बात करते हैं प्रश्न के। आगे बात करते हैं प्रश्न की 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सभी साथी फटाफट अंदाज में बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सही जा रहे हो सभी साथी सही जा। देखिए यहाँ पर जितने भी साथी माने दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये होता है इसका सही क्रम। संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है यही होता है ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि बेंजामिनिया एवं ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों के 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कौन कौन से क्षेत्रों में विभाजित किया है इन्होंने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य में भावात्मक और मनोगात्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, इन्होंने 3 में डिवाइड किया है, इसको 3 में विभाजित किया है। और यहीं पर बात आती है कि ब्लूम भाई साहब थे वो 1956, याद कर लीजिएगा आप लोग, 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रमशः 6 भागों में विभाजित किया। पहले इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था ब्लूम ने, उसके बाद दोनों ने मिलकर 3 भागों में किया था, बेंजामिन और ब्लूम ने, बेंजामिन एस ब्लूम ने। ठीक है, इन्होंने पहले क्या किया था, पहले इन्होंने 3 क्षेत्रों में विभाजित किया, उसके बाद 1956 में क्या किए, 1956 में इन्होंने 6 भागों में विभाजित किया पुनः। और वो 6 भाग कौन कौन से हैं, इसी में आता है। पहला हो जाता है ज्ञान, दूसरा हो जाता है अवबोध, तीसरा हो जाता है अनुप्रयोग, चौथा हो जाता है विश्लेषण, 5वां हो जाता है संश्लेषण, और लास्ट हमारा बचता है क्या, मूल्यांकन। ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी या वांछनीय सूचनाएं देने वाला। 14 नंबर भाई जल्दी से बता देंगे सभी साथी। तो देखिए यहाँ पर स्वेच्छा, ठीक है ना, अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे शिक्षण की इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, जल्दी से बता देंगे सभी साथी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए यहाँ पर स्वेच्छाचारी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्वेच्छाचारी जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, स्वेच्छाचारी। आगे प्रश्न की बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, मास्लो, हर्ट्जबर्ग, विक्टर ब्रूम या स्किनर। तो जल्दी से बता देंगे सभी साथी, फटाफट अंदाज में सभी साथी बता देंगे भाई, सभी साथी। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो साथी यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो विक्टर ब्रूम हो जाएगा। विक्टर ब्रूम ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। आगे प्रश्न 16 नंबर क्या कह रहा है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यक्तिक या व्यवहार परिमार्जन। तो जल्दी से बता देंगे 16 नंबर भाई। तो 16 नंबर का जितने भी साथी हमारे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है, तो वो हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण। क्या हो जाएगा, सूचना, सॉरी 1 मिनट,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सूचना प्रक्रियाकरण। सी जी सही, बिल्कुल ठीक है ना, सूचना प्रक्रियाकरण हो जाएगा। यहीं पर बात करते हैं ब्रूस आर जोयस जो थे तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है ना, शिक्षक प्रतिमानों को 4 भागों में विभाजित किया। कौन कौन से भाग? अंतः प्रक्रिया स्रोत, पहला आपका आ जाता है अंतः प्रक्रिया स्रोत, दूसरा आ जाता है सूचना प्रक्रियाकरण, तीसरा आ जाता है व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान और चौथा आपका आ जाता है व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। आगे प्रश्न की बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? रेखीय अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य या तैयारी और अर्जन। तो भाई यहां पर जितने भी साथी हमारे आंसर दे रहे हैं, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। आगे हमारा प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर या निगमन से अनिगमन की ओर, आगमन की ओर, सॉरी, जल्दी से बताइए भाई जल्दी से। तो देखिए निगमन से आगमन की ओर जो हमारा राइट आंसर है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर तथा कॉमेनियस जो थे, हर्बर्ट स्पेंसर और कॉमेनियस जो थे वो निम्न प्रकार से शिक्षण के सूत्रों का उल्लेख किया करते थे या फिर किए थे। कौन कौन से थे? कि इन्होंने 11 किए थे, 11 सूत्रों का उल्लेख किए थे। 11 सूत्र मैं आपको बता दूंगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, नोट डाउन, अगर कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तब। ठीक है, पहले की बात करते हैं सरल से कठिन की ओर था, दूसरा इनका था ज्ञात से ज्ञात की ओर, तीसरा स्थूल से सूक्ष्म की ओर और चौथा इनका पूर्ण से अंश की ओर और पांचवा इनका निश्चित से अनिश्चित की ओर, छठा इनका दृश्य से अदृश्य की ओर, सातवां इनका विशिष्ट से सामान्य की ओर था और आठवां था विश्लेषण से संश्लेषण की ओर था। इनका 8वां विश्लेषण से संश्लेषण की ओर था और जो इनका 9वां था वो मनोवैज्ञानिक क्रम तर्क संगत की ओर था और 10वां इनका था अनुभव से युक्त की ओर और इनका 11वां जो था वो प्रकृति का अनुसरण था। क्या था? प्रकृति का अनुसरण था। 11 आप लोग याद कर लीजिएगा अगर आप लोग नोट डाउन कर लेते हैं तो। आगे प्रश्न की बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के चक्र का प्रथम पद होता है, शिक्षण होता है, योजना बनाना होता है, प्रतिपुष्टि होता है या प्रस्तावना होता है। तो भाई ये क्या, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा योजना बनाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं योजना बनाना। आगे बात करते हैं कि M.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है और सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है, योजना बनाना होता है। ठीक है, चलिए भाई आगे प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? 20 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? शिक्षण में शामिल है पृथक्करण, तुलना, अनुप्रयोग या अन्वेषण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, बोध स्तर जो है हमारा, बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, निम्नलिखित सोपानों में, और वो सोपान कौन कौन से हैं बोध स्तर के? वो हो जाएगा, पहला सोपान हो जाएगा अन्वेषण, दूसरा हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, तीसरा हो जाएगा आत्मीकरण, चौथा हो जाएगा वर्णन। अब इनमें से आपको चारों में से कौन सा इसमें ऑप्शन में मिल रहा है? वो मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ अन्वेषण। तो यहां पर साथियों राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? अन्वेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अन्वेषण हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। चलिए भाई आगे प्रश्न की बात करते हैं। दिया गया जबरदस्त क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर साथियों 21 नंबर तो आपको मिलान करना है। ठीक है ना, मिलान करना है। और मिलान कैसे करना है, किस तरह करना है? मिलान नहीं करना मतलब कि संभव होगा शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं और उन्हीं ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर क्या कैसे है। ठीक है, आपको दिए गए हैं ABCD के रूप में और ABC आपको पहले तीनों लाइनें पढ़नी है, उसके बाद अपना जवाब देना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर देखते हैं जो उत्तर हो जाएगा हमारा A और C हो जाएगा या B और C हो जाएगा या AB हो जाएगा या ABC तीनों हो जाएंगे।
तो भाई यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ABC तीनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साइड। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं 22 नंबर प्रश्न की। 22 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक साथ पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र, ठीक है ना, वह मतलब छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, दृष्टि संवेदना या प्रत्यक्षण संवेदना। तो भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए अगर कोई पढ़ रहा है, एक साथ पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो भाई क्या करेगा वो, ध्वनि से ही संवेदना तो देगा ना, किससे संवेदना देगा, ध्वनि से। ऐसा तो है नहीं कि देख के बस पता चल जाएगा कि हाँ, अगर मान लीजिए वो दूसरी जगह नहीं दिख रहा है तब क्या करेंगे, देखने से क्या काम चल जाएगा, नहीं, ध्वनि मतलब ध्वनि से वो संवेदना देगा, बोलेगा वो कुछ। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहले तो आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। उसके बाद यहीं पर अगर बात करते हैं कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो व्यक्ति पर होने वाले प्रभाव को संवेदना कहते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों पर होने वाले प्रभाव को, ज्ञानेंद्रियों आपको पता है कितनी होती है। ठीक है, और यदि कोई छात्र पढ़ रहा है और उसका नाम लेकर कोई व्यक्ति बुलाता है तो वह सर्वप्रथम हाँ में जवाब देता है कि हाँ। ठीक है, अगर आपके घर में कोई बुलाता है, आपको मम्मी पापा बुलाते हैं, तब सीधे कहते हो ना, अगर बुलाया किसी ने, भैया नाम लेकर आपको बुलाया, ठीक है, कहते राम, तो भाई अगर राम है तो वो बोलेगा सीधा हाँ। ठीक है, तो वो किस में जवाब देगा, अर्थात वो बोल करके जवाब देगा, यानी कि वो ध्वनि संवेदना के माध्यम से प्रकट करेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बात करते हैं यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न की। 23 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक्संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, जन्म से 2 साल, 2 से 7, 4 से 8 या 5 से 8। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाई राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल भाई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, पूछा यहाँ पर क्या गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो सभी साथी, सही जा रहे हो। तो देखिए 2 से 7 साल हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साइड चला जाएगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं 24 नंबर के, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, या बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या भविष्य की योजना की सूझबूझ, या काल्पनिक भयों का अंतर। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है, बिने, चॉम्स्की या पैवलो या मास्लो। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा चॉम्स्की। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर चॉम्स्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। आगे प्रश्न की बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है, 3 से 6 वर्ष, 8 से 10, सामाजिककरण या नैतिकता, 16 से 19 या 16 से 19 एवं संज्ञानात्मक। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया 27 नंबर क्या कह रहा है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, या संज्ञानात्मक अधिगम, या स्थान अधिगम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर, जल्दी से बता देंगे सभी साथी भाई, जल्दी से बता देंगे। 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने, बिल्कुल सिद्धांत, अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया, बिल्कुल किससे सिद्ध किया था इन्होंने, किससे सिद्ध किया था इन्होंने, किससे सिद्ध किया था इन्होंने, भाई जल्दी से बता देंगे, थॉर्नडाइक ने, वेरी गुड। चलिए टाइम दिया जा रहा है आपको, टाइम बिल्कुल दिया जाएगा आपको, टाइम बिल्कुल दिया जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए, बस आंसर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन रखे जाते हैं साथियों, ये आप लोग बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात जो है वो मैं बोल रहा हूँ, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साइड चला जाएगा, अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर।
आगे प्रश्न की बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की, जो हमारा कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, औपचारिक संक्रिय अवस्था या फिर संवेदात्मक ग्रामक अवस्था। 28 नंबर भाई पियाजे। जी जी बिल्कुल 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 भाई बिल्कुल। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो मूर्त संक्रिय अवस्था हो जाएगा। मूर्त संक्रिय अवस्था ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल है? प्रेरणा, रुचि, अधिगम की इच्छा या फिर विषय वस्तु का स्वरूप? बिल्कुल विषय वस्तु का स्वरूप। जल्दी बता दीजिए सभी साथी, मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन शामिल है? जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? विषय वस्तु का स्वरूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जितने भी साथी दे रहे हैं विषय वस्तु का स्वरूप, उन सभी का भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे और लास्ट प्रश्न की बात करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार या आक्रामकता की आवश्यकता। 30 नंबर भाई जल्दी से बता देंगे 30। और आज का लास्ट प्रश्न क्या हो जाएगा? बल बहुत बढ़िया, बहुत साथी आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। जी 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 नहीं जी नहीं, ऑप्शन नंबर सी सहायता परक व्यवहार हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सहायता परक व्यवहार यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक जो थी, ठीक है ना, में कितने 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई थी, ठीक है ना। वो मूल्य कौन कौन से थे? कुछ मूल्य देख लेते हैं यहाँ पर। मैत्री भाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा था इसी के अंदर, मतलब काफ़ी थे, आदि थे कह लीजिए, ठीक है ना, आदि थे। ये 83 पूरे 83, ठीक है, इतने थे। तो आज की वीडियो में बस इतना था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ में आप लोग यहाँ से फेसबुक से भी जुड़ सकते हो, ट्विटर अकाउंट से भी जुड़ सकते हो, देन आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, एंड आप टेलीग्राम से भी फॉलो हो सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसा करते वीडियो पसंद आया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।